हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम मोल कंसेप्ट का पार्ट 7 करने वाले हैं और वो लास्ट वीडियो होने वाला है मोल कंसेप्ट का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें देखिए जो टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या है, यूज़ ऑफ डबल इंडिकेटर्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते क्या हैं। तो देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसी को हम टाइट्रेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, तो एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है और प्लस पानी निकल आता है बाहर। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। और जो सॉल्ट्स होते हैं एक्चुअली उनको हम चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच है वो बराबर 7 के आएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा वो सॉल्ट, वो एक्चुअली एसिडिक सॉल्ट होगा क्योंकि उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और जब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। और जब हम वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। न्यूट्रल तो है ही नहीं वो, लेकिन उसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, लेस देन 7 भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए पर एग्जाम्पल देखते हैं Na2CO3 का। ठीक है, तो जो NO2CO3 है वो कैसे बनता है, NaOH एंड H2CO3 के मिलने से। और जो H2CO3 है वो क्या है, वीक एसिड है। और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अभी हमने किया कि जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेसिक सॉल्ट बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NH4Cl का। तो जो NH4Cl है वो क्या है, कैसे बन रहा है, वो NH4OH और HCl से बन रहा है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH क्या है, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिलकर बना रहे हैं NH4Cl, और ये कैसा सॉल्ट होगा, तो एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डबल इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, तो डबल इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर 2 इंडिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसमें इंडिकेटर्स है क्या, इंडिकेटर्स बोलते किसको हैं, तो एक्चुअली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। मैंने क्या बोला, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर व्हेन अ रिएक्शन इज कंप्लीट। मतलब इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। अभी हमने क्या बोला इससे पहले, जो ये टाइट्रेशंस होती हैं इनमें 2 इंडिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, यही बोला ना हमने। तो जो 2 इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है फिनोप्थलीन और दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज जो है वो 2 इंडिकेटर्स हैं जो कि इन टाइप्स की टाइट्रेशंस में यूज होंगे। लेकिन जो ये टाइट्रेशंस होती हैं वो किन्हीं एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स में हो पाती हैं, और वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इन्हीं में वो हो पाएगी। अब देखिए हम बात करेंगे फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज की बारे में। ठीक है, तो अगर हम फिनोप्थलीन के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, वीक मतलब कमजोर, ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो फिनोप्थलीन क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे आपके पास एसिटिक एसिड होता है ना, CH3COOH या फॉर्मिक एसिड हो गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो वैसे जो फिनोप्थलीन है वो भी ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रेपरेशन है आप फिनोल्स में देखोगे, फिनोल से बनता है, मीन्स अल्कोहल एंड फिनोल्स में आप इसकी प्रेपरेशन देखते हो। और साथ ही हमने क्या बोल दिया कि कमजोर है, वीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिनोप्थलीन है वो क्या करेगा, वो अपना एंड पॉइंट बेसिक मीडियम में देता है। पीएच रेंज कितनी होगी, 8 से 10 के बीच में पीएच रेंज होगी, तभी वो एंड पॉइंट दे पाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोला कि फिनोप्थलीन वीक ऑर्गेनिक एसिड है और वो जो अपना एंड पॉइंट है वो बेसिक मीडियम में ही दे पाता है, और उस मीडियम की पीएच 8 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समराइज किया हुआ है कि देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर NaOH एंड KOH की, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो
NaOH एंड KOH जो है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन। ठीक है, यही हुआ, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, Na2CO3 की, तो वो सिर्फ हाफ न्यूट्रलाइज कर पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन। और वहीं पर जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो कर ही नहीं पाएगा न्यूट्रलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो NaHCO3 होता है वो CO2 बना देता है, और जैसे ही वो CO2 बनाएगा तो जो CO2 होता है एक्चुअली वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो जैसे ही CO2 बनाया तो जो मीडियम है वो किस में चेंज हो गया, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम बन गया वो तो। और हमने क्या बोला कि फिनोप्थलीन जो है वो सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करता है, मींस वो इस मीडियम में फेल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहीं पर ये चीज लिखी हुई है कि फिनोप्थलीन फेल्स टू न्यूट्रलाइज NaHCO3 बिकॉज CO2 इज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaHCO3 एंड CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड एंड इन एसिडिक मीडियम फिनोप्थलीन फेल्स। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि हमने NaOH लिया, ठीक है, और NaOH के कितने इक्विवेलेंस लिए हमने, X इक्विवेलेंस लिया, और वैसे ही सोडियम कार्बोनेट के हमने Y इक्विवेलेंस लिए। तो देखिए जितना हमने बेस लिया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो उतना ही एसिड चाहिए ना, तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड कितना चाहिए होगा NaOH के लिए, X इक्विवेलेंस। और वहीं पर सोडियम कार्बोनेट के लिए कितना चाहिए हमें, Y/2। क्यों Y/2 लिखा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सोडियम कार्बोनेट को वो हाफ ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और NaHCO3 के लिए कितना चाहिए होगा, तो 0 + 0 कर दो, क्या मतलब बच जाता है, 0 चाहिए, क्योंकि उसको तो न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पा रहा है ना वो, तो X की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बोल दिया कि NaOH का अगर हमने X इक्विवेलेंस जो है एज्यूम किया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए X इक्विवेलेंस ही क्या चाहिए, एसिड चाहिए, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया। और अगर हमने Na2CO3 का Y इक्विवेलेंस एज्यूम किया है तो उसके लिए एसिड कितना चाहिए, हाफ चाहिए, क्योंकि वो हाफ को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, आधा तो वैसे ही बच जाएगा मीडियम के अंदर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर सपोज करो NaHCO3 भी ले लेते तो उसका कितना चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि उसको तो न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पाएगा फिनोप्थलीन। मतलब फिनोप्थलीन के जब भी हम लेंगे तो उसके प्रेजेंस में तो न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा वो। तो इस चीज़ तो आपको याद रखनी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाली है कि X और Y/2 एंड 0 जो है किसके केस में होगा, फिनोप्थलीन के केस में एसिड यूज होगा। ठीक है, X, Y/2 एंड 0। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है एक्चुअली वो क्या है, वो एक वीक बेस है। पहली चीज क्या बोल दी मैंने कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, वीक बेस है, और जो इसका एंड पॉइंट आएगा वो एसिडिक मीडियम में आएगा, मतलब 3 से 4.4 की रेंज के बीच में आएगा एंड पॉइंट। ठीक है, तो फिर से बोल दूं मैं, तो मैंने क्या बोलते हैं, जो मिथाइल ऑरेंज है वो वीक बेस है, और जो इसका एंड पॉइंट आएगा वो कहां पर आएगा, तो 3 से 4.4 की रेंज के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए अगली चीज समझिएगा यहाँ पर कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है एक्चुअली वो क्या करता है, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देगा सबकी। क्या बोला मैंने, वो सबकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, NaOH की भी कर देगा, Na2CO3 की भी कर देगा, NaHCO3 की भी कर देगा। लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि NaOH की फिनोप्थलीन पूरा कर देता है, Na2CO3 की हाफ करता है, और इसकी तो कर ही नहीं पाता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज क्या कर रहा है, सबकी कर दे रहा है, वो भी फुल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एक चार्ट पढ़ लेते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। सपोज करो हमने लिया X इक्विवेलेंस ऑफ NaOH एंड Y इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि X इक्विवेलेंस बेस के लिए हमें कितना एसिड चाहिए, ऑब्वियसली X ही चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे रहा है इसको, तो X हो गया। और Na2CO3 के लिए कितना चाहिए, Y/2, क्योंकि ऑब्वियसली हाफ ही कर पाता है वो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, तो क्या होगा, X इक्विवेलेंस ऑफ NaOH होगा, तो उसके लिए कितना इक्विवेलेंस एसिड चाहिए, X इक्विवेलेंस ही चाहिए। और अगर Y इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 होगा तो Y इक्विवेलेंस ही चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो पूरे का पूरा जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया।
वैसे देखिए दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर X इक्वलेंस ऑफ Na2CO3 प्लस Y इक्वलेंस ऑफ NaHCO3 अगर आप लेते हो तो आपको कितना एसिड चाहिए? तो देखिए यहाँ पर NaHCO3 को तो कर ही नहीं पाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और Na2CO3 का कितना चाहिए होगा आपको एसिड? हाफ चाहिए होगा, तो वही यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए मिथाइल ऑरेंज के केस में तो Na2CO3 के लिए कितना चाहिए होगा? X ही चाहिए होगा, और NaHCO3 के लिए Y चाहिए होगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज क्या कर रहा है? कंप्लीटली उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा है X प्लस Y। अब देखिए तीसरी चीज देखिए यहाँ पर कि X इक्वलेंस ऑफ NaOH मतलब X इक्वलेंस एसिड ही चाहिए, Y इक्वलेंस ऑफ NaHCO3 मतलब 0 चाहिए, क्योंकि इसको तो न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? X ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से X इक्वलेंस ऑफ NaOH मतलब X ही चाहिए आपको, और Y इक्वलेंस ऑफ NaCO3 का मतलब क्या हो गया कि आपको Y चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाता है, तो X प्लस Y आ गया आपके पास। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है अभी के अभी, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मैं देखिए आपको एक करवाऊंगी, बाद में आप स्क्रीन को रोकोगे, खुद से दूसरा करोगे, सिर्फ आंसर मैच करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अ सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3। तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि NaOH को फिनोप्थिलीन जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन Na2CO3 को सिर्फ हाफ ही कर पाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि हमने सॉल्यूशन लिया NaOH एंड Na2CO3 का। ठीक है, इस प्रिपेयर 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। बाद में हमने क्या किया, उसका सिर्फ 25 पहले हमने सॉल्यूशन बना लिया, फिर हमने उसका 25 ml लिया। ठीक है, किस चीज़ के लिए? न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें रखी, ए एंड बी। ए में क्या बोला है कि 25 ml ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl व्हेन फिनोप्थिलीन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर, और सेकंड में क्या लिखा है? 35 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। कैलकुलेट मास ऑफ NaOH एंड Na2CO3 एंड ऑल्सो कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखिए पहली चीज कुछ एक फॉर्मूला ध्यान में रख लो। कौन कौन से फॉर्मूला? कि जो इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद और जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, जो आगे यूज आने वाली है, कि मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। इसके अलावा एक और यूज होगा, वो किस चीज का होगा? स्ट्रेंथ का यूज होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज होगा, और स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो आपके पास ये जो तीन फॉर्मूले हैं वो आगे चलकर जो है यूज होने वाले हैं। हाँ, एक और कर लेते हैं कि जो इक्विवेलेंस होता है उसको और आप क्या लिख सकते हो? तो इक्विवेलेंस जो है इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो याद रहेगा। सॉरी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू n फैक्टर। अब ठीक है, ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पास। तो आपको ये चार फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, एंड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर स्पेस नहीं बची, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट मिलीमोल्स ऑफ NaOH बी X। हमने यहाँ पर मिली क्यों लिया? क्योंकि जो वॉल्यूम है इट इज इन मिलीलीटर। ठीक है, तो m मतलब मिली मोल्स ऑफ NaOH भी X मान लिया हमने, और वैसे ही मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 हमने क्या मान लिया? Y मान लिया,
और इन दोनों को हमने मिक्स कहाँ किया था, तो अगर आपको याद हो तो 25 ml सॉल्यूशन में इसको मिक्स किया था, यही था। ठीक है, तो देखिए इसको नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि चीज़ें अच्छे से हो सकें। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि मिली इक्वलेंस कितने होंगे NaOH के, तो कितना होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, बताओ। यहाँ पर अभी हमने किया ना, मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो मोल्स यहाँ पर कितने हैं ऊपर से पता चल रहा है, x आ रहा है, और यहाँ पर एन फैक्टर कितना होता है NaOH के केस में 1 ही होता है, तो x इंटू 1 आ गया, मीन्स x आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मिली इक्वलेंस ऑफ Na2CO3 का, तो कितना आ जाएगा, बोलो, सोचो, बाई आ गया, मोल्स इंटू एन फैक्टर कितना होगा इसके केस में 2। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 2y हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में क्या था कि 25 ml ऑफ 0 पॉइंट नॉर्मल HCl व्हेन फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर, यही था ना। तो देखो हमने क्या बोल दिया कि हमने कितना इक्वलेंस जो है एसिड यूज़ किया, तो इक्वलेंस लिख दे इसका। इक्वलेंस हमने अभी यहाँ पर क्या किया, देखिए फॉर्मूला रिवीजन में नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, यहाँ पर 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 25, यही है। ठीक है, और ये सब क्या है, मिलीलीटर में है। और इसको कितना कितना चाहिए, ये टोटल है, टोटल हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उसको NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, कितना एसिड चाहिए, तो आपको पता है कितना चाहिए, X। वहीं पर Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, तो हमने किया था कि जब भी फिनोप्थलीन होगा तो Na2CO3 का क्या होगा, Na2CO3 क्या होगा, हाफ ही न्यूट्रलाइज हो पाएगा, मतलब 2/2 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, यही आएगा ना। तो मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.5। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि 35 ml ऑफ 0 पॉइंट नॉर्मल HCl व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर, मतलब हमें Na2CO3 और NaOH का जो कंप्लीट मिक्सचर है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl यूज हो रहा है, 35 ml, और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, तो कर ले फिर से, तो 35 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता था, सबको पूरा कर देता था। ठीक है, न्यूट्रलाइज, तो पूरा कर देगा तो मतलब पूरा का पूरा x आ जाएगा NaOH के केस में, और वैसे ही Na2CO3 के केस में भी पूरा 2y आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपके पास ये बन गई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 3.5 आ गया, यही आ गया ना। तो एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2.5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3.5। सॉल्व कर लिया हमने, नेगेटिव नेगेटिव ये कट गया और हमारे पास कितना आ गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास y कितना आ गया, 1 आ गया। अगर y 1 है तो x कितना आ जाएगा, निकाल लोगे, तो x हमारे पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, और x और y हमारे पास क्या है, मोल्स है। ठीक है, मोल से हमने एज्यूम किया था, तो हमारे पास 1 मोल और x मोल आ गया, 1.5 मोल्स आ गए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मिली मोल्स ऑफ NaOH की वैल्यू क्या आ गई, x लिया था हमने, 1.5 आ गया, लेकिन 1.5 क्या आए, वो मिली मोल्स ही आए। ठीक है, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ गया हमारे पास, 1 मिली मोल्स। ठीक है, 1 मिली मोल्स आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 मिली मोल्स की, तो देखो कर लो, क्या करना है हमें कि 1 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब हम इससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मास कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ
NaOH कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, तो अभी हमने यहाँ पर क्या था देखिए, मास किसके इक्वल होता है, मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। तो जो हमारे पास मोल्स आया उसको हम मोलर मास से इंटू कर देंगे, तो 1.5 इंटू 10⁻³ और इंटू 40 कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 0.06 ग्राम्स आ गया, ठीक है, हो जाएगा। और वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ Na2CO3 को कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ इंटू कितना आ जाएगा 106, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 0.106 ग्राम्स। अब आप स्ट्रेंथ ऑफ NaOH Na2CO3 निकाल सकते हैं, ऑलरेडी निकाल सकते हैं यार, क्योंकि हमने फॉर्मूला वो भी कर लिया था पहले ही, देखिए यहाँ पर था, ये स्ट्रेंथ था हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम पर लीटर, तो निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मास निकालना था और स्ट्रेंथ निकालनी थी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, तो मास अपॉन तो 0.06 और वॉल्यूम को हमें किस में लेना था, हमें इसको लेना है लीटर्स में, तो 25 इंटू 1000 में कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वो किस में है, वो एक्चुअली मिलीलीटर में गिवन है, ठीक है, ये हो गया। तो इससे कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2.4 ग्राम्स पर लीटर। और वैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 भी कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा वो 0.106 अपॉन 25 इंटू 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4.24 ग्राम्स पर लीटर। आई होप समझ में आ गया होगा यार। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है, खुद से ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर मेरा आंसर देखना। अब देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है इसमें भी हमें सेम चीज करनी है। क्वेश्चन पढ़े, 8 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3, ठीक है, एंड NaHCO3 was dissolved in a water and made up to 1000 ml, और फिर उस सॉल्यूशन का हमने क्या किया 25 ml ले लिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो क्या लिखा है इसमें कि जब मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं हम, तो हमारा 32 ml ऑफ N/10 जो है यूज हो रहा है, और जब फिनोप्थलीन हम यूज कर रहे हैं तो हमारा 12 ml ऑफ N/10 जो है यूज हो रहा है। हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो फिर से करें, सेम ही तरीके से होगा कि क्या किया हमने, लेट मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 किसके बराबर आ गया, X, ठीक है, और वैसे ही मिलीमोल्स ऑफ NaHCO3 कितना आ गया हमारे पास, Y आ गया, और जो सॉल्यूशन है वो कितना है हमारे पास 25 ml ऑफ सॉल्यूशन का है। और अगर हम इक्विलेंस फाइंड काउंट करना चाहते हैं तो कर लेंगे भाई, इसका मिली इक्विलेंस कितना जाएगा Na2CO3 का, मैं इसी के आगे लिख रही हूँ, कितना जाएगा 2x, क्योंकि n फैक्टर यहाँ पर कितना है 2 है, तो n फैक्टर इंटू मोल्स, ठीक है, तो 2x आ गया हमारे पास। और वैसे ही NaHCO3 का जो मिली इक्विलेंस है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टर कितना है 1 है, ठीक है, तो y आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, 32 ml ऑफ N/10 HCl लिया, और ये कब यूज हो रहा है, जब मिथाइल ऑरेंज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वैसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इक्विलेंस इज इक्वल टू इक्विलेंस प्लस इक्विलेंस, ऐसे किया था हमने लास्ट टाइम, तो कोई बात नहीं, पहले HCl का इक्विलेंस लिखते हैं, कितना आएगा 32 इंटू 1/10, इतना एसिड हमें रिक्वायर्ड है पूरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज की, तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने बोला था कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर 2x हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, तो हमें एसिड कितना चाहिए होगा इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2x ही चाहिए होगा, तो 2x इक्वलेंस ही चाहिए होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हमारे पास y इक्वलेंस जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, y इक्वलेंस अगर हमारे पास NaHCO3 है तो हमें y इक्वलेंस ही क्या चाहिए, y इक्वलेंस ही हमें चाहिए क्या, एसिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 32/10 2x इक्वलेंस प्लस y इक्वलेंस। इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो क्या बनेगी 3.2 इज इक्वल्स टू
2x प्लस वाई, ये इक्वेशन बन गई एक। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस क्या है कि फिनोप्थिलीन लिया हमने, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या क्या है, एक तो Na2CO3 है और दूसरा क्या है NaHCO3, यही थे ना, ये देखिए Na2CO3 NaHCO3। लेकिन अगर आपको याद हो तो फिनोप्थिलीन जो है Na2CO3 को हाफ कर पाता है और NaHCO3 को बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए एसिड रिक्वायर्ड, तो कर लिया यहाँ पर, वैसे लिखना है हमें, तो 12 इंटू 1/10 इक्वल्स टू Na2CO3 के लिए कितने इक्वलेंस चाहिए, तो वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर हाफ कितना हो जाएगा, तो 2x/2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, यही होगा, प्लस जो NaHCO3 के लिए उसके लिए क्या चाहिए, 0 लिख सकते हैं हम लोग, चाहिए नहीं हमें, मतलब कर ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.2। तो अगर x हमारे पास 1.2 है तो उसको क्या करो, 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, और जैसे आपने उसको 1 में पुट किया तो क्या होगा, कैलकुलेट कर लो, 3.2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.2 प्लस वाई, कर लिया, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू भी आ गई और y जो है उसकी वैल्यू भी आ गई, मतलब हमारे पास Na2CO3 के भी मोल्स आ गए और हमारे पास NaHCO3 के भी मोल्स आ गए, यही हुआ। तो लिख लिया यहाँ पर, तो मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हो गए, 1.2, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.2 मिली मोल्स हुए ये, या फिर 1.2 इंटू 10⁻³ मोल्स, यही हुआ ना। या फिर जो दूसरा है हमारे पास मिली मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना हो गया, वो कितना हो गया, 0.8 मिली मोल्स हो गया। ठीक है, तो कर ले, लिख ले इसको भी, 0.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मास की, तो मास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए मास ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, मोलर मास इंटू मास, तो 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 106, तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.127 के करीब आएगा। ठीक है, ये हो गया, और वैसे आप मास ऑफ NaHCO3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो, 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 84, कितना आ जाएगा, 0.0672 ग्राम्स। ठीक है, और लास्ट में क्या करो, स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लो, स्ट्रेंथ ही तो निकालनी थी, इसमें तो मास भी नहीं बोलता, इसमें स्ट्रेंथ बोला था एक्चुअली, तो स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए आपको, मास चाहिए ना, तभी तो निकल पाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ क्या, Na2CO3 कितनी आ जाएगी, 0.127 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1000 कर लो। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आएगा 5.28 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और वैसे ही जो स्ट्रेंथ है NaHCO3 की वो कितनी आ जाएगी, तो 0.0672 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1000 कर लो, आ जाएगा 2.69 ग्राम पर लीटर। ठीक है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए यार, चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, अगले वाले में स्क्रीन जो है रोक लेना, ठीक है, खुद से करना, मेरा मत देखना, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 ml ऑफ X मोलर HCl न्यूट्रलाइजेस completely 10 ml of 0.1 ml molar NaHCO3 and 5 milliliter of 0.2 molar Na2CO3 solution to methyl orange and point। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए पहली चीज़ इसमें क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें कितना जो है मोलर HCl यूज़ हो रहा है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, पहली बात मिथाइल ऑरेंज गिवन है, देखिए यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज गिवन है। ठीक है, और Na2CO3 है एंड NaHCO3 है, मतलब दोनों को ही वो न्यूट्रलाइज करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, कर लो यार, बहुत आसान है, तो हो जाएगा। तो कैसे करोगे, 20 इंटू एक्स इक्वलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू
0.1 मोलर का हो गया 10 और इंटू इसका हम क्या कर देंगे, इसमें एन फैक्टर को इंटू कर देंगे तो 1 आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा दूसरे वाले का 5 इंटू 0.2 और एन फैक्टर को इंटू कर दो तो 2 आ गया। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो अब। 20x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.2 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 0.1 इंटू 1। ठीक है, हो गया। और क्या हो गया उसके बाद, तो 20x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 और x इक्वल टू 3/20 इज इक्वल्स टू 0.15 m। यही होगा ना, क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, एक मैं लास्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिख देती हूँ यार। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। तो ऐसे हमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिक्सचर कंटेनिंग Na2CO3 NaOH and inert matter weighs 0.75 ग्राम when the aqueous solution is titrated with 0.5 normal HCl। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास इस बार। The color of phenolphthalein disappears when 21 ml of milliliter of acid it has added। ठीक है, और अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो उसके बाद क्या किया हमने, मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया एंड 7 ml ऑफ दिस एसिड इज मोर एडेड। ठीक है, टू इट्स एंड पॉइंट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3। स्ट्रेंथ फाइंड करनी है हमें। अब देखिए सॉरी स्ट्रेंथ नहीं फाइंड करनी है, बताती हूँ क्या मतलब, कितना Na2CO3 का अमाउंट था। ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ लिखा होगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड एट 7 ml ऑफ दिस एसिड। यहाँ पर जो एसिड है वो सेम ही एसिड है, मतलब जो सेम एसिड है उसकी जो नॉर्मेलिटी थी वो कितनी थी, 0.5 नॉर्मल था। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करें शुरू। मतलब इसमें क्या हुआ है कि हमने रिएक्शंस को 2 स्टेप में किया है। पहले हमने फिनोप्थिलीन ऐड किया, फिर हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। ऐसा क्यों किया कि जैसे हमने फिनोप्थिलीन ऐड किया तो उसने क्या किया, तो ये पता है कि NaOH को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, Na2CO3 को उसने हाफ न्यूट्रलाइज किया। इसलिए हमने बाद में क्या किया, मिथाइल ऑरेंज डाला। जैसे मिथाइल ऑरेंज डाला तो Na2CO3 जो हाफ बचा था उसने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। ये क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम पहले वही सेम चीज़ कि लेट मिली मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू x। वैसे ही मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड कर लो। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू x एंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 विल बी y। हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम फिनोप्थिलीन यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्फथिलीन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर फिनोप्थिलीन यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पर देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, चलो पहले एक स्टेटमेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। लेकिन इसके कितने होंगे, हाफ ही यूज़ हो पाएंगे, तुम्हें पता है। ठीक है, तो देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21 इंटू 0.5, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 21 इंटू 0.5। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू m इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मतलब ये देखिए x है, ये देखिए x। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं x, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 तो 5/2। सॉरी यार यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर जो मिली इक्विवेलेंस आएगा एक्चुअली वो 2y आएगा। ठीक है, एन फैक्टर क्या है 2 है तो 2y आएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। तो देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y/2, तो 2 कट गया हमारे पास, तो ये कितना बन गया 10.5 इक्वल्स टू x प्लस वाई। हो गया, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। अब क्या हो गया, आपको पता है कि अभी आधा बच गया है और उसमें मिथाइल ऑरेंज डालने वाले हैं। ठीक है,
तो जब मिथाइल ऑरेंज डाला हमने, देखिए मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3/2, यही आएगा ना, जो कि आधा बचा हुआ है। और मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड देखिए, नॉर्मेलिटी तो उसकी सेम थी यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना है 7 मिलीलीटर, तो कर दो यहाँ पर 7 मिलीलीटर, तो 7 इंटू कितना आ गया 0.5 इज इक्वल्स टू कितना 2y/2, तो कट गया, और कितना आ गया 3.5 इक्वल्स टू y हो गया। तो अगर 3.5 इक्वल टू y आ गया तो एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ऊपर वाला आ गया, तो अब आपके पास x आ जाएगा, तो निकाल लो x। तो x हमारे पास कितना आ गया 10.5 माइनस 3.5, जो कि कितना होगा 7, ठीक है। तो हमारे पास x आ गया 7 और y आ गया 3.5, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 परसेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, देखो देखते जाओ, अभी मास चाहिए। देखो मिली मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा यार, निकाल ही सकते हो, कितना हो जाएगा 7 हो गया, अभी निकाला हमने यहाँ पर, देखो 7। और मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो गया 3.5, तो मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वही यार 40 मोलर मास इंटू मिलीमोल्स, ठीक है। तो 7 इंटू 10⁻³ मैंने यहीं पर कर लिया, तो 0.28 ग्राम्स आ गया मास NaOH का। वैसे ही मास ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा 106 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ तो कितना हो गया वो 0.371 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ N2CO3 कैसे निकालते थे, मतलब किसी उसका परसेंट कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ Na2CO3 अपॉन टोटल मास, यही करोगे ना। तो 0.371 अपॉन टोटल मास कैसे हो जाएगा 0.371 प्लस 0.28 कर लेना और इंटू 100 कर दो, तो कितना हो गया हमारे पास, जब कैलकुलेट करोगे तो 49.5% आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर उसका आ जाएगा। तो देखो इसी के साथ हमने डबल इंडिकेटर का टॉपिक भी ख़त्म कर दिया है और मोल कंसेप्ट भी फिनिश कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो देखिए आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।